हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं आपका सीए स्वागत करता हूँ ये सेशन में दिस इज़ अ कंप्लीट वीडियो सेशन जस्ट टू टेल यू, just to guide you, just to let you know how to write answers to लॉ का क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे लिखा जाता है। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो है ये, ठीक है। तो सीए फाउंडेशन में, एज यू नो, सीए फाउंडेशन में वी हैव 4 पेपर्स, आउट ऑफ विच पेपर 2 इज लॉ एंड बीसीआर। पेपर 2 इज लॉ एंड बीसीआर। Okay, now if you see, out of the four subjects, law and BCR is standing out, and it's a unique paper and it's a challenging paper. In fact, it's the most challenging paper. Why? What are the combinations and what are the other subjects? Maths, eco, accounts along with law. Okay, maths में, eco में, accounts में क्लास 12 तक आप लोग का एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है और आप लोग को अवेयरनेस रहता है सब्जेक्ट्स के बारे में। लॉ इज द ओनली पेपर वेयर यू डू नॉट हैव एनी एक्सपोजर एंड यू डू नॉट हैव एनी आइडिया कि क्या है ये। ओके, तो ये स्टैंड आउट शुरू से करता है। अच्छा सर, परेशानी नंबर 2 क्या है? एक तो परेशानी नहीं है, ये एक परेशानी है। दूसरा परेशानी ये है कि लॉ समझ में तो आ जाता है बहुतों को, क्लास लेते हो, ट्यूशन लेते हो, बहुत लोग मेरे से पढ़े हुए हो, समझ में सबको आता है, ठीक है। बट वो समझने के बाद उसको अप्लाई करना, प्रोविजन को दिमाग में रख के उसको प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा उसमें अप्लाई करके माइंड को एनालाइज करके आंसर को अच्छा लैंग्वेज में लिखना भी है, और वहीं पे चैलेंज बिकम्स टफर। There the challenge becomes tougher, and I tell you, students अगर 10 स्टूडेंट परीक्षा दे रहे, 10 में से 8 जन को सही आंसर पता भी है, बट 8 में से सिर्फ 1 या 2 जन को ही पता है तरीका। क्या चीज का तरीका? लिखने का तरीका। यानी कि स्टूडेंट्स फेल इन राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग द आंसर whether or not they know. So आइए आज ये लेक्चर, ये सेशन में हम लोग वही सीखेंगे कि कैसे हम लोग को आंसर लिखना चाहिए। हाउ टू राइट आंसर्स, ओके, हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ in CA Foundation. Okay, now let me tell you, ये जो सेशन है इसमें मैं और फैसिलिटेट करने के लिए और इसको शॉर्ट रखने के लिए, जाके आप जल्दी से जल्दी सीख लो, मैं 2 चीज और बोलूंगा। 2 तरह का क्वेश्चंस है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इफ यू ब्रॉडली सी, लॉ का पेपर में 100 मार्क्स में 40 मार्क्स बीसीआर है, 60 मार्क्स लॉ है। एंड लॉ में देयर कुड बी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट वंस, एप्लीकेशन बेस्ड जो बोल रहा था, जिसमें केस स्टडी बेस्ड सवाल आता है, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब जैसे कि वो लोग पूछ लिया डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट या डिफाइन कंसिडरेशन, तो डायरेक्टली आपको आंसर देना है। डायरेक्ट सवाल थ्योरी पेपर में कैसे लिखा जाता है ये तो बचपन से आप लोग को पता है, थ्योरी सब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ सबका था। बट ये जो इनडायरेक्ट सवाल है केस स्टडी बेस्ड, इसका आंसर्स में ही सबसे ज्यादा गलती होता है। मैं जितना भी पेपर चेक किया आज तक, इसी में स्टूडेंट लोग मार्क्स स्कोर नहीं करता है। ओके, नाउ इनडायरेक्ट सवाल को कैसे लिखना है और कैसे सोचना है वही मैं फैसिलिटेट करूंगा आज का सेशन में, वही अपने सीखेंगे। ओके, तो लेट्स गो बैक टू द सीए इंस्टीट्यूट्स मॉक पेपर फॉर दिस टर्म। और एक छोटा सा सवाल मैं स्पेसिमेन के लिए दिखाना चाहता हूं, ये वाला। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन वेयर दे आर गिविंग यू 4 मार्क्स, बट आई टेल यू इट लुक्स लाइक और it appears to be like a question of accounts या maths। नहीं, इसमें नंबर्स है बट ये वो नहीं है। अच्छा सर क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लीजिए। आप लोग भी स्क्रीन में देखिए, मैं भी पढ़ रहा हूं। सनफ्लावर फौना लिमिटेड, तो लिमिटेड कंपनी है, ऑफ कोर्स पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट वर्ड नहीं है, वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। एंड बोल दिया देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी। 230 मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में
एक लिमिट है 200 मेंबर्स का, बट ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 200 से ज्यादा मेंबर्स रह पाएगा, ठीक है। वी आर रीडिंग एंड एनालाइजिंग इन आवर हेड्स। नाउ देखो वो 230 का ब्रेकअप दे दिया, दिस इज द ब्रेकअप ऑफ 230 मेंबर्स का ब्रेकअप, जहां पे बोल दिया मेंबर्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स 190 है, एम्प्लॉइज को मेंबर्स में गिना, बट ये नहीं होना चाहिए ना, पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में ये एनालिसिस फॉर्म होना चाहिए। एक्स एम्प्लॉइज शेयर्स वेर अलॉटेड व्हेन दे वेर एम्प्लॉइज, सो डजंट मैटर, अभी एक्स हो गया। एंड 5 कपल्स होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली, जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, 5 into 2 पकड़ लिया। बट मैं बता दूं ये रीडिंग करते वक्त ही एक स्टूडेंट को पता है कि जॉइंट शेयर होल्डर्स को अलग से काउंट नहीं किया जाता है, एक ही काउंट किया जाता है, ठीक है। सो ये 10 नहीं 5 होगा, हाँ है ना। और ये अदर्स बोल दिया मतलब अदर्स 5 भी है, तो सीधा हिसाब है, अगर गिनती 230 हुआ है तो 230 ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली ये 190 प्लस 5 है, यानी कि 200 ही है। अभी पूछा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रोपोजेस टू कन्वर्ट सनफ्लावर फौना लिमिटेड को इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पूछा है, तो बोला है ऑल्सो एडवाइज वेदर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी, तो इसका 4 मार्क्स है। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो पढ़ते पढ़ते बहुत स्टूडेंट्स में, जैसे बोला 10 में से 8 बच्चों को पता होगा ये मैं जो दिखाया, मन में तुम लोग कर लिए, बट ये मन का बात को पेपर में प्रेजेंट करना, दैट इज द चैलेंज। नाउ लेट अस सी हाउ वी विल अप्रोच इट and write the answer to this question. Okay, now let me tell you a trick. It's a hack or a trick. It's a बहुत easy step. I call it a 3-step hack or trick. 3-step hack or trick. 3 ठीक से समझ में नहीं आ रहा है. Okay, it's a 3-step hack or trick to answer all indirect questions in law. क्या है? Step 1 involves writing the provision clearly. Always start your answer by writing the provision of law. Writing the provision of law which is applicable in the instant case. Which is applicable in the instant case. In the instant case. अच्छा बोलो, अपने जो आंसर क्वेश्चन देखे इंस्टेंट केस, ओके, अपने जो क्वेश्चन देखे कन्वर्शन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड, और वहां पे क्वेश्चन में मेन चीज क्या था कि मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स 230 है तो 200 करना पड़ेगा कि नहीं, रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं। तो प्रोविजन इन लॉ क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन, वी हैव टू डिफाइन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, define private limited company and also rules for conversion, यही तो प्रोविजन इन लॉ जो आपको जानना पड़ेगा ये सवाल के लिए। और सोचो ये स्टेप 1 यही लिखना है, ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग। मैं बोला ना 8 बच्चों को अगर आंसर पता भी है बट उनमें से 6 बच्चों को पता नहीं कैसे प्रेजेंट करना है, तो ऐसे प्रेजेंट करना है, मैं दिखा रहा हूं, ये लूजली गाइडलाइन दे रहा हूं, फिर आंसर भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो स्टेप 2, मैं बोला 3 स्टेप जानने से कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाओगे। स्टेप नंबर 2 इज व्हाट? स्टेप नंबर 2 इज राइटिंग अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द इंस्टेंट केस। फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में लिखना। मैं जितना भी कॉपी चेक करता हूं, मैं देखता हूं आधा से आधा बच्चे फैक्ट्स ऑफ द केस लेके शुरू कर देता है। ओके, एंड स्टेप 3 में जाने से पहले सर फैक्ट्स ऑफ द ये केस क्या था वो सिखा दीजिए। फैक्ट्स ऑफ ये जो केस था, ये जो केस हम लोग पढ़े सनफ्लावर फौना लिमिटेड, ठीक है, तो इसमें फैक्ट्स क्या था कि भले ही 230 मेंबर्स दिखा रहा है, बोल रहा है, बट है नहीं 230 मेंबर। आप तो सीए बनोगे, आप तो सीए हो, आपको ये एडवाइस देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई आप लोग का 230 मेंबर्स है ही नहीं, तो रिडक्शन में जाओ ही मत, आप लोग ऑलरेडी 200 मेंबर्स में ही हो, हाँ या ना। तो यही तो देखे थे अपने, ये देखो 190 5 और 5 तो 200 मेंबर्स ही है, तो कोई रिडक्शन का जरूरत नहीं है। तो ये फैक्ट्स ऑफ द केस में वो आएगा। एंड लास्टली यू विल कंक्लूड
So last part is conclusion. So there are 3 steps: writing the provision, facts of the case and concluding. Concluding by saying that conversion का बाकी steps होने से convert हो जाएगा, reduction in number of members नहीं चाहिए। और ऐसे ही आपको आंसर कंक्लूड करना है। जल्दी से एक बार आंसर देख के अपने समझ जाते हैं। आंसर में देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 देखो प्रोविजन इन लॉ से ही चालू किया है, ये प्रूफ हो गया। मैं जो बोला 3 स्टेप्स में, दे ऑलवेज राइट दी आंसर। मैं इंस्टीट्यूट का आंसर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट का गाइडलाइन आंसर ही आपको लिख के मार्क्स मिलेगा। हाँ, अभी मैं बता दूंगा शब्दों को कैसे रिटेन करना है या नहीं है, बट एज पर सेक्शन 17, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 कोई भी वेरिएशन ऑफ वर्ड चलेगा। अच्छा सर, सेक्शन 17 अगर याद नहीं रहे तो मत लिखना। सेक्शन याद रखना इज नॉट मैंडेटरी, प्रोविजन याद रखो, ठीक है। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग, यू कैन राइट एज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। mere silence, सर ये तो दूसरा सवाल में चलेगा, नहीं सॉरी, this is not the answer, the answer which I am showing is different. Okay, let us go back to okay, I'm so sorry, yeah, so this is the answer which we are looking at. So if you see, we are starting the question answer to the question with the provision of law. तो मैं क्या बोला, प्रोविजन ऑफ लॉ सही नहीं होना है, मतलब प्रोविजन इन लॉ को सही होना है, सेक्शन नंबर ना जानने से भी होगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस प्राइवेट कंपनी। मैं बोला था गाइडलाइन आंसर में कि प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन ही आपको लिखना है। तो देखो वो लोग भी लिख दिया, सेक्शन आपको याद रहे या ना रहे वो बात का बात है, बट प्रोविजन आपको याद रहना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड and which by its articles except in OPC limits the number of shares members to 200। तो ये बात लिख के अपने शुरू किए, तो प्रोविजन इन लॉ जो अट्रैक्ट हो रहा था क्वेश्चन में वो समझा दिए। फिर अभी फैक्ट्स में आएंगे। फैक्ट्स में आ रहे हैं, देखो सेकंड यहां से है, ये था प्रोविजन जो स्टेप 1 था, और प्रोविजन लिखने के बाद फैक्ट्स स्टेप 2। ओके सर, फैक्ट्स यहां तक, हाँ यहां तक ही है। हाउएवर वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares jointly, they shall for this purpose of the clause be treated as a single member। मैं बोला था पढ़ते वक्त कि हस्बैंड एंड वाइफ का नाम में जो जॉइंट शेयर्स है उसको एक ही पकड़ा जाएगा, 5 into 2 10 नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इट फर्दर प्रोवाइड्स persons who are in employment and persons who have been formerly in employment were members of the company while in that employment and have continued to be members after employment ceased shall not be included in number of members। तो एम्प्लॉइज को और फॉर्मर एम्प्लॉइज को, जिन लोग को शेयर्स दिया गया था, ओके, तो इन लोग को मेंबर्स में गिनती में नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग नहीं लिए थे, अगर याद करो, देखो अपने नहीं लिए थे, ओके। एंड इसके बाद हम लोग क्या लिखे, इन द इंस्टेंट केस सनफ्लावर फाउना लिमिटेड में बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट कंपनी ओनली इफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड टू 200, ठीक है, ओके। ये भी तो हमने लिख लिए, हाँ, जस्ट अ मोमेंट एंड सी। तो वही अपने टेबल में फिर दिखा दिए, टेबल में फिर दिखा दिए कि देखो मेंबर्स 190 है, कपल्स 5 ही है एंड अदर्स 5 है, तो कुल मिला के 200 है। तो अल्टीमेटली सनफ्लावर फाउना लिमिटेड को मेंबर्स को रिड्यूस नहीं करने से भी चलेगा, कन्वर्शन हो जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई एंड हाउ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई एंड हाउ वी present the answer in a particular format। lastly ये है conclusion, ये है आपका conclusion। तो मैं एक सवाल दिखाया which is a best fit solution, और जिसका तरीका best fit solution है for all your answers which are answers to indirect questions in law। always remember certain tips। law में पढ़ाई कैसे करना है और फिर पढ़ाई करके आंसर कैसे लिखना है। आंसर 2 तरह का क्वेश्चन का आ सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है।
तो डायरेक्ट सवाल का क्वेश्चन का आंसर बाकी जो भी थ्योरी पेपर जैसे आप लोग मगअप करते थे, रिटेन करके लिखते थे, वैसे करने से ही होगा। बट ये जो इनडायरेक्ट सवाल है, ये जो इनडायरेक्ट सवाल है, सारा इनडायरेक्ट सवाल का जवाब इसी पैटर्न में होना चाहिए, जो पैटर्न और जो स्टेप्स मैं बोला। सर क्या 3 स्टेप हैक और 3 स्टेप ट्रिक। स्टेप 1 is to write the provision of law, step 2 is to write the facts of the case, and step 3 is to conclude your answer. Okay, अच्छा सर, what about the study pattern? लॉ में कैसे पढ़ना चाहिए, आइए वो भी कह देते हैं। वेरी शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट लेट मी टेल यू, इन लॉ यू मस्ट ऑलवेज इमेजिन एंड स्टडी। इमेजिन एंड स्टडी। सर इमेजिनेशन ही तो नहीं होता है, नहीं इमेजिनेशन हो जाएगा, इमेजिन एंड स्टडी। यानी कि मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इमेजिन करूंगा, सब इमेजिन कर पाओगे ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, नंबर टू, ऑलवेज रिटेन द कीवर्ड्स, ऑलवेज ट्राई एंड रिटेन। देखो रटो मत, बट कुछ कुछ शब्द है जिसको याद रखने का कोशिश करो, जो लिखने से आपको मार्क्स मिलेगा। ऑलवेज ट्राई एंड रिटेन द कीवर्ड्स। मैं बोलता हूं कीवर्ड्स बिकॉज ये वर्ड्स याद रखने से बाकी तुम टेक्स्ट भूल जाओ तो भी चलेगा, बट ये शब्दों को आपको रिमेंबर करना है। ओके, एंड नंबर 3, राइट नीटली एंड क्रिस्पली। क्रिस्पली का मतलब है ज्यादा मत लिखो, कम लिखो, सही लिखो, शॉर्ट में लिखो, सही लिखो। एंड लास्टली ऑल्सो रिमेंबर टू रिफ्लेक्ट द कीवर्ड्स। योर आंसर मस्ट हैव कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को रहना ही पड़ेगा। कीवर्ड्स मतलब टेक्स्ट से या बुक से वही सारा शब्द जो आप हाईलाइट करके रखे थे, उसको लिखने से जो पढ़ेगा आपका आंसर, उसको लगेगा कि आप पढ़ के आए हो। अपना खुद का भाषा मत लिखना, अपना खुद का भाषा ना लिख के बुक का भाषा कैसे लिखोगे? पूरा बुक को रटने का एकदम जरूरत नहीं है, कुछ की शब्दों को मार्क करके रखो बुक में, जो यूनिक है, जो टेक्स्ट में यूनिक है, वो कीवर्ड्स को जैसे ही तुम लिखोगे तुमको मार्क्स मिल जाएगा। सर एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड्स, मैं एक एग्जाम्पल खुद से बना के दे रहा हूं, जैसे कि कंसिडरेशन। द टर्म कंसिडरेशन जिसका मतलब है क्विड प्रो को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में हम लोग डिफाइन करते हैं कंसिडरेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ द promisor, at the desire of the promisor. So promisor is the keyword, desire is the keyword. देखो बाकी सब तो याद है, imagination कौन, promisee और any other person, promisee और any other person, जो चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस स्टडी में यही वाला चीज था, promisee और any other person। फिर 3 चीज है, मैं इमेजिन करके पढ़ता हूं, उसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर 3 चीज क्या है, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और विल डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सच अ थिंग इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो यही जो चीज है, फिर मैं इमेजिन कर लिया, जैसे ही इमेजिन करूंगा लिख पाऊंगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन हो या कोई भी और प्रोविजन हो, हम लोग याद रख पाते हैं इमेजिन करके पढ़ने से, और कीवर्ड्स को हाईलाइट करने से, और कीवर्ड्स को लिखने से। यही था टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू एक्सेल इन लॉ। ऑफ कोर्स यू गाइज नो मी, इफ यू वांट टू गेट इन टच you can always mail me or call me. Some of you are my beloved students, so here is my details. Thank you. Good luck for your exams.